नमस्कार बेटा लोग, तो कैसे आप सब अच्छा चल रहा है। ये आपका दोस्त राजेश सिंह आ गया फिर से एक नया वीडियो लेके। आज का जो वीडियो है बहुत दिनों के बाद आया है। क्लास 11th में हम लोगों ने जैसे कि आप लोगों को पता है वर्क एनर्जी तक हम लोगों ने पढ़ा था और उस वाले चैप्टर में पावर तक हम लोगों ने पढ़ा था और उसके बाद हम लोग का जो कॉलिजन है वो अधूरा रह गया था। तो आज जो टॉपिक है आपके सामने लिखा हुआ है कॉलिजन, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, इसको समझ के पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चंस आपको सब तरह के क्वेश्चंस हो जाए, चाहे आप नीट के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जेईई के क्वेश्चंस कर रहे हैं या फिर आप किसी बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, उसके सारे क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे। ठीक है, मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक कॉलिजन। तो ये आपका बहुत ही प्यारा चैनल बहुत इजी है फिजिक्स में आपका स्वागत है। अगर आप नए हो इस चैनल में तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो करना है कीजिए, बट पढ़ाई जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है कॉलिजन बहुत ही प्यारा टॉपिक है। एक्चुअल में क्या होता है, आप जनरल कभी भी आप देखते होंगे कि जब भी दो बॉडीज है ना, आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं कि एक बॉडी है इधर जा रहा है कुछ वेलोसिटी से, एक बॉडी है इधर जा रहा है कुछ वेलोसिटी से v1 और ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है। तो अगर v1 का वेलोसिटी जो है v1 जो है ज्यादा है v2 से, तो क्या होगा, ये बॉडी ज्यादा स्पीड चलेगा इससे, तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद जाके इसको मारेगा, पीछे से ठोक देगा। तो क्या कहने का मतलब है कि जैसे ही पीछे से मारेगा इसका मतलब दोनों बॉडी टकराए। तो जब भी दो बॉडी आपस में टकराते हैं कभी भी, तो उसको हम कॉलिजन बोलते हैं। तो कॉलिजन एक ऐसा फेनोमेना है जहां दो बॉडी आपस में टकराते हैं और दो बॉडी के टकराने के फेनोमेना को ही हम बोलते हैं कॉलिजन। तो दो बॉडी है, तीन बॉडी है, चार बॉडी है, मिनिमम दो बॉडी होने चाहिए टकराने के लिए। तो जब भी कहीं पे भी टकराते हैं बॉडीज तो उसको हम कॉलिजन बोलते हैं। एकदम क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि कॉलिजन का मतलब क्या होता है। तो जब भी दो बॉडी आपस में कोलाइड करेंगे या दो से ज्यादा बॉडीज आपस में कोलाइड करेंगे तो वहां पे जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी फेनोमेना हो रहा है, उसको हम बोलते हैं कॉलिजन बोलते हैं। अब इस कॉलिजन को थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में समझते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। देखिए ध्यान से समझिएगा आप लोग थोड़ा सा कि एक्चुअल में क्या होता है। एक बॉडी यहां है, एक बॉडी यहां है। मान लीजिए इस बॉडी का वेलोसिटी v1 है, इस बॉडी का वेलोसिटी जो है वो v2 है और v1 जो है वो बड़ा है v2 से। तो अब क्या हो रहा है, पीछे वाले का वेलोसिटी ज्यादा है आगे वाले के वेलोसिटी से। तो अब क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ये दोनों टकराएंगे। तो टकराने के ड्यूरेशन में हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए ऐसा ये मतलब टकराने के जस्ट टकराने वाले हैं, है ना, ड्यूरिंग द कॉलिजन ये हम बोल रहे हैं यहाँ पे। तो अब क्या हो रहा है कि ये वाला बॉडी जो है, इसको अगर हम बोलते हैं कि इसका मास m2 है, इसका मास m1 है, तो m1 पे और m2 पे फोर्स लगेगा ना। जैसे टकराओगे, आप पीछे से बाइक से जा रहे हो, सामने वाला एक गाड़ी है, आपने मार दिया तो सामने गाड़ी वाला फोर्स आपको मारेगा। मतलब कहने का मतलब है कि सामने वाला गाड़ी जो है आप पे फोर्स लगाएगा, आप जो है सामने वाले गाड़ी पे फोर्स लगाइएगा। न्यूटन का तीसरा नियम है ना। इसका मतलब क्या है, m2 जो है इस पे एक फोर्स लगाएगा इधर, इसको बोलेंगे F1 2, और m1 जो इस पे इधर लगाएगा फोर्स F21। इसका मतलब क्या है कि ये इस पे एक फोर्स लग रहा है, इस पे भी एक फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि m1 जो है थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगा और m2 जो है वो भी थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगा। डिफॉर्म का मतलब क्या है, जब भी दो बॉडी आपस में टकराते हैं तो टकराने के बाद क्या होता है, उनको डिफॉर्मेशन हो जाता है, उनमें डिफॉर्मेशन हो जाता है, मतलब उनका शेप जो है वो बिगड़ जाता है। तो ये डिफॉर्म हो गए, बॉडी जो है वो डिफॉर्म्ड हो गए, डिफॉर्म्ड। तो बॉडी डिफॉर्म्ड हो गए, ठीक है। अब आपको मेन चीज समझना है कि बॉडी डिफॉर्म हो गए और डिफॉर्म होने के बाद अगर बॉडीज के पास ये m1 है, ये m2 है, तो अगर बॉडीज के पास कैपेसिटी है कि वो वापिस अपने शेप में आ जाए, मतलब अगर बॉडी के पास कैपेसिटी है कि आफ्टर कॉलिजन बॉडीज जो है वो ऐसे आ जाए, जैसे पहले थे वैसे ही आ जाए, तो इस तरह के कॉलिजन को मतलब ये कंप्लीटली अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर लिया। ओरिजिनल शेप एंड साइज, है ना, एंड साइज रिगेन कर लिया। रिगेन कर लिया मतलब वापस से अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ गया। तो ओरिजिनल शेप एंड साइज में जैसे ही आया ये दोनों बॉडीज, तो इस तरह का कॉलिजन को हम बोलते हैं बेटा इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन,
इलास्टिक कॉलिजन एक स्पेशल कॉलिजन है जहां बॉडी टकराने के बाद उनका शेप बिगड़ गया, और जैसे ही उनका शेप बिगड़ा उनका जो भी स्ट्रक्चर था खराब हो गया, और टकराने के बाद अगर वापस से अगर वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं तो हम समझ जाएंगे कि पक्का वो कैसा कॉलिजन है, इलास्टिक कॉलिजन है। और अगर नहीं आ पाते हैं, अगर बॉडी जो है अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन नहीं कर पा रहा है, तो उस तरह की कॉलिजन को हम बोलते हैं बेटा लोग इन इलास्टिक कॉलिजन। इन इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। इलास्टिक कॉलिजन में क्या है कि बॉडीज जो है रिगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज, रिगेन देयर ओरिजिनल, है ये एक्चुअल डेफिनेशन है, ओरिजिनल शेप एंड साइज। एंड इन इलास्टिक में क्या होता है बेटा कि दे डू नॉट, है ना, मतलब बॉडीज जो है दे डू नॉट regain their original shape and size, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इनइलास्टिक कॉलिजन। इसको याद रखिएगा आप लोग कि इलास्टिक का मतलब क्या है कि बॉडीज जो है अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जानी चाहिए, और इनइलास्टिक में क्या होता है कि वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आ पाते हैं। मान लो 100% ओरिजिनल शेप एंड साइज में आए तो इलास्टिक कॉलिजन हुआ, और अगर मान लो 90% ही अपना शेप गेन कर पाए, पूरी तरह से नहीं कर पाए, तो उसको हम बोलेंगे इनइलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। कंप्लीटली वो अपने शेप में आ गए तो इलास्टिक कॉलिजन, और कंप्लीटली नहीं आ पाए तो इनइलास्टिक कॉलिजन। एकदम क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा यहां पे एक और टाइप का होता है, थोड़ा सा यहां समझते हैं हम लोग। एक और टाइप का होता है इन इलास्टिक का ही वो टाइप है, तो वो एक होता है बेटा परफेक्टली, इसको हम कंप्लीटली भी बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। इन इलास्टिक कॉलिजन, इसको समझिए कि ये क्या होता है। परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, बॉडीज जो है इन इलास्टिक है, तो इन इलास्टिक में क्या है कि कंप्लीटली तो नहीं आएंगे। अब कंप्लीटली नहीं आएंगे तो हल्का सा भी उनका शेप जो है वो मतलब रिफॉर्म नहीं होगा, मतलब ये जो भी डिफॉर्म हुए टकराने के जस्ट बाद उनमें जो भी डिफॉर्मेशन हुआ है ना, वो मतलब बॉडीज जो है दे डू नॉट, है ना, दे डू नॉट हैव the capacity to regain their original size, original shape and size, मतलब वो बॉडी जो है अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज तो कभी आ ही नहीं पाएंगे। और एक चीज और याद रखना है यहां पे कि मतलब कुछ भी, मतलब 0% रिफॉर्म होगा बेटा, मतलब फिर से जो है वापस से जो रिफॉर्म कर रहे हैं, दोबारा वापस से अपना शेप गेन कर रहे हैं, वो 0% करेंगे। इसका मतलब क्या है, जैसी बॉडीज दोनों टकराने के बाद दोनों बॉडी एक ही साथ चल पड़ेंगे, मतलब एक बॉडी यहां है एक बॉडी यहां है, ये इसको ऐसे जाके मारा और दोनों एक साथ चिपक गए और चिपक के एक साथ जा रहे हैं, मतलब टकराने के बाद वो सेपरेट ही नहीं हुए। अगर टकराने के बाद सेपरेट हो जाएंगे तो या तो इलास्टिक होगा या तो इनइलास्टिक होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं होगा। परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए क्या है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को अगर मारा तो मारने के बाद क्या होगा कि दोनों बॉडी आपस में चिपक जाएंगे, मतलब एक साथ ही दोनों को मूव करना पड़ेगा, मतलब दोनों बॉडी जो है उनका एक कॉमन वेलोसिटी होगा, तभी वो एक कॉमन वेलोसिटी से जाएंगे। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब हम वापस आते हैं अपने जो एक्चुअल में जो हम लोग को सीखना है, ठीक है, कैसे कैसे फॉर्मूलाज क्या क्या यूज करना है वो हम लोग को सीखना है। तो कॉलिजन के टॉपिक में सबसे पहला चीज हम लोग को सीखना है इलास्टिक कॉलिजन। सबसे पहला टॉपिक हमको सीखना है इलास्टिक कॉलिजन। देखो, इलास्टिक कॉलिजन को कोई टाइप वाइप नहीं होता है कि परफेक्टली इलास्टिक बोले, इलास्टिक के नाम में ही छिपा हुआ है परफेक्टली इलास्टिक, क्योंकि एक ही टाइप का होता है बेटा,
बस यही समझ लीजिए। इलास्टिक है मतलब वो परफेक्टली इलास्टिक है, और किसी टाइप का कोई इलास्टिक नहीं होता, एक ही टाइप का इलास्टिक कॉलिजन होता है। इसको समझते हैं। इलास्टिक कॉलिजन में आपको सबसे पहला चीज जो ध्यान देना है, सबसे पहला चीज वो ध्यान देना है कि बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप अप्लाई कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आप एक चीज जान लीजिए कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है दुनिया के किसी भी कॉलिजन के लिए एप्लीकेबल होता है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब कॉलिजन वर्ड आपने सुना, चाहे वो इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो, या मान लो कि आपने टाइप ही नहीं जाना कि दुनिया में कौन कौन सा कॉलिजन है, नहीं पता है हमको, लेकिन आपने कॉलिजन वर्ड जैसे ही सुना आपको तुरंत समझ जाना है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है, हम समझते हैं कि फाइनल मोमेंटम है ना, टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम, ये हम लगा सकते हैं। मतलब बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन का जो टोटल मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा। एकदम क्लियर यहां पे याद रखना है, यहां लिखना है टोटल मोमेंटम है ना आफ्टर कॉलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर हो गया ना बिफोर कॉलिजन। मतलब टकराने से पहले और टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा। टोटल मोमेंटम कैसे निकालते हैं, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर दो बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों को जोड़ दीजिए, अगर दोनों बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों को माइनस कर दीजिए। मोमेंटम के बारे में आप जानते हैं कि मोमेंटम जो होता है बेटा वो मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो आप देखिए कितने बॉडीज हैं। अब जो बॉडीज है उनका इनिशियल वेलोसिटी क्या है वो देख लीजिए कि शुरू में उनका वेलोसिटी क्या है, फाइनल में उनका वेलोसिटी क्या है। तो मास इंटू वेलोसिटी करके उनका मोमेंटम निकल जाएगा। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनको जोड़ देंगे। सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। बस ये समझ लीजिए कि कॉलिजन, कभी भी एक कॉलिजन वर्ड अगर यूज होता है तो आपको तुरंत कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करना है। चाहे वो इलास्टिक हो इनइलास्टिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टाइप ऑफ कॉलिजन पे फर्क नहीं पड़ता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको अप्लाई करना ही करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए अब बात क्या है यहाँ पे, सेकेंड चीज आपको यहां जो समझना है कि कंजर्वेशन ऑफ आपको काइनेटिक एनर्जी यूज करना है। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी यूज करना है आपको। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी बेटा जो फाइनल में होगा वही काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो इनिशियल में होगा। मतलब आफ्टर कॉलिजन कितना टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा, वही बिफोर कॉलिजन कितना काइनेटिक एनर्जी होगा। सबको काइनेटिक एनर्जी का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप बायां जा रहे हो कि दायां जा रहे हो, वो उनको हमेशा जोड़ना ही जोड़ना है। लेकिन मोमेंटम में ऐसा नहीं होता है। मोमेंटम में क्या होता है कि अगर दोनों राइट जा रहे हैं तो दोनों को जोड़ देना है, एक राइट जा रहा है एक लेफ्ट जा रहा है तो हम प्लस माइनस वहां पे लगाएंगे। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में ऐसा नहीं है, लेफ्ट जाए राइट जाए काइनेटिक एनर्जी हाफ हेमिस्फीयर यूज करना है। ठीक है, तो ये दो चीज आपको याद रखना है। ठीक है, और देखिए क्या याद रखना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है बेटा वो हर पॉइंट पे अप्लाई करता है ना, हर पॉइंट पे अप्लाई करता है, हर पॉइंट पे एप्लीकेबल होता है। मतलब कॉलिजन से पहले, कॉलिजन के बाद, कॉलिजन होते होते हर पॉइंट पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाइड होता है। लेकिन अगर वही यहां पे कोई बात करेगा कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इनिशियल में और फाइनल में ही इक्वल होता है। ड्यूरिंग द कॉलिजन कंजर्व नहीं होता है। ये बहुत कम लोगों को पता होता है। आप लोगों को सीखना है कि ड्यूरिंग द कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, ओनली मोमेंटम इज कंजर्व। हर जगह पे मोमेंटम कंजर्व होता है। ठीक है, बिफोर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है एक ऐसा चीज है जो इनिशियल में और फाइनल में ही कंजर्व होता है। जब कॉलिजन हो रहा होता है उस टाइम काइनेटिक एनर्जी यहां का इक्वल टू यहां का होता नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। इलास्टिक कॉलिजन में यही दो पॉइंट है, एक तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाइए, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाइए। मोमेंटम कंजर्वेशन हर पॉइंट पर होता है, पर कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है
हर पॉइंट पे नहीं होता है। ड्यूरिंग द कॉलिजन इट इज नॉट वैलिड, ठीक है, ड्यूरिंग द कॉलिजन इट इज नॉट वैलिड, याद रखिएगा, ड्यूरिंग द कॉलिजन इट इज नॉट वैलिड, ठीक है, ये लेकिन हर जगह पे वैलिड होता है, ठीक है। बाकी आपने डेफिनेशन सीख लिया था इलास्टिक का कि दोनों बॉडी टकराए, डिफॉर्म हुआ, डिफॉर्मेशन के बाद वापस अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ गए, तो उसी को हम बोलते हैं इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। चलिए अब आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग, अब फॉर्मूला थोड़ा सा डिराइव करते हैं इलास्टिक कॉलिजन का। चलिए देखते हैं, इलास्टिक कॉलिजन का ही हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं, मजा आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सिचुएशन देखिए, समझिए। मान लीजिए यहां पे एक बॉडी है जिसका मास m1 है, ये इधर जा रहा है कुछ वेलोसिटी से समथिंग, मान लीजिए u1 वेलोसिटी से इधर जा रहा है, और एक और सामने एक और बॉडी है जिसका मास m2 है, और ये इधर जा रहा है, राइट साइड में ही जा रहा है u2 वेलोसिटी से, ठीक है। ये बिफोर कॉलिजन का केस हो गया, बिफोर कॉलिजन का मतलब समझ गए आप, कॉलिजन से पहले, ठीक है। और जैसे उन्होंने टकराया, टकराने के बाद उनका वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगा, m1 का वेलोसिटी हो गया v1 और m2 का वेलोसिटी जो है वो हो गया चेंज होके v2, ये हो गया आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, देखिए ये बिफोर कॉलिजन या आफ्टर कॉलिजन। ड्यूरिंग द कॉलिजन हमने नहीं बनाया, ड्यूरिंग कॉलिजन मतलब ये दोनों जब टकरा रहे थे तो हमने नहीं बनाया, है ना। एक m1 है जिसका वेलोसिटी u1 है, एक m2 है जिसका वेलोसिटी u2 है। देखो कैमरे में आ रहा है नहीं, हाँ ठीक है आ रहा है, एक मिनट, ठीक है। देखिए तो ड्रामा हो गया इसको एडिट करने वाला हूं मैं, देखो यहाँ पे। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इलास्टिक कॉलिजन के लिए, सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम अप्लाई करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम अप्लाई करेंगे। अब इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम देखिए क्या अप्लाई करेंगे, ये बोर्ड अभी फिक्स हुआ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही जल्द फिक्स हो जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम अप्लाई करेंगे, मतलब हम क्या यहाँ लिखेंगे, है ना, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम अप्लाई करने जा रहे हैं, तो P इनिशियल का मतलब क्या होगा उसको देखते हैं थोड़ा सा। बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम कितना है, देखिए यहां पर m1 u1 प्लस q करने के लिए दोनों राइट जा रहा है, और यहां m2 u2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे m1, ठीक। आफ्टर कॉलिजन देखिए यहाँ पे क्या हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं, m1 u1 माइनस m1 v1, 1 वाले को एक साइड हम कर दे रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 2 वाले को एक साइड कर देंगे, m2 v2 माइनस, ठीक है, m2 u2। अब देखिए ध्यान से, यहां हम क्या करेंगे, m1 को कॉमन ले लेते हैं, तो u1 माइनस v1, यहां m2 को हम कॉमन ले लेते हैं, यहां हो गया v2 माइनस u2। इसको हम मान लेते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने लगाया, तो इसको हमने मान लिया, क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन हमको आया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने अप्लाई कर लिया, अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दूसरी बार में हम अप्लाई करने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये अप्लाई करने जा रहे हैं। ये क्या बोलता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m1 u1 का स्क्वायर, हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस, देखो बॉडी से अगर ऑपोजिट भी जाएगा ना तो हमेशा प्लस ही डाल रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है,
हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, फाइनल में आप लोग खुद बताइए साथ में, हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। आप ध्यान से देखेंगे यहां पे तो हाफ हाफ हर जगह पे है तो कॉमन निकाल के उसको कैंसिल कर देंगे। तो अब m1 वाले टर्म एक साइड ले आते हैं, m1 u1 का स्क्वायर माइनस m1 v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे क्या लिखेंगे, 2 वाले को एक साइड, m2 v2 का स्क्वायर माइनस, देखिए यहां पे m2 u2 का स्क्वायर। अब यहां पे भी आप कॉमन लीजिएगा, तो m1 कॉमन ले लिया तो बचा u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, m2 कॉमन ले लिया तो v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 1 हमारा हो गया है, नोट करते जाइए आप लोग, पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए यहां थोड़ा सा लिख रहे हैं हम लोग। अब यहीं पे आप लोग देखिए, एक फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा और यहाँ भी लगेगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, देखिए आप, m1 कॉमन है ही है, तो यहाँ होगा a प्लस बी, मतलब क्या हो गया, u1 प्लस v1 इंटू ए माइनस बी, u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा m2। अब यहां क्या लिखेंगे, v2 a प्लस बी, v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। देखिए 2 इक्वेशन हमको मिला क्योंकि हम एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिए और एक कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगा दिए। अब क्या हो गया, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, अब दोनों इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 2 को हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से। देखिए इक्वेशन 2 को हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 से। अब इक्वेशन को कैसे डिवाइड करना होता है, एकदम बहुत सिंपल है। इक्वेशन को कैसे डिवाइड करते हैं, एलएचएस को एलएचएस से डिवाइड करें। देखिए ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, तो एलएचएस को एलएचएस से डिवाइड करेंगे और आरएचएस को आरएचएस से डिवाइड करेंगे, यही होता है। इसका मतलब है हम इक्वेशन 2 पहले लिख लेते हैं, m1 यहां पे u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2, और यहां हो गया v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2। अब देखो डिवाइड कर रहे हैं हम, इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 का एलएचएस यहां डिवाइड होगा m1 और यहां पे हो गया u1 माइनस v1। उसी तरह से यहां पे m2 और यहां पे हो जाएगा v2 माइनस u2। आप ध्यान से देख सकते हैं ये m1 और m1 कैंसिल हो गया, ये u1 माइनस v1 ये भी कैंसिल हो गया, m2 से m2 कैंसिल हो गया, ये और ये भी कैंसिल हो गया। तो देखिए एक बहुत ही प्यारा चीज यहां हमको मिल रहा है, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। देख लीजिए बहुत ही प्यारा चीज हमको मिला इलास्टिक कोलिजन में। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। इसका मतलब क्या हुआ, आपको देखिए बहुत ही प्यारा चीज मिल रहा है। m1 का वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन क्या था, u1, टकराने के बाद, कॉलिजन के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो गया था, v1। तो इसके m1 का वेलोसिटी टकराने से पहले और टकराने के बाद जो भी है उनको जोड़ दीजिए। अगर यहां हम शॉर्ट में देखते हैं तो u1 था, उसमें उसका चेंज होके क्या हो गया, v1 हो गया। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। उतना ही होगा जब 2 का भी सेम होगा आपकी, उसको भी वैसे ही कीजिए। क्या कीजिए, उसका फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों को जोड़ दीजिए। तो इसका इनिशियल और फाइनल ऐड करने से m1 का सेम आ रहा है। एक और चीज आप यहां पे समझ सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं u1 माइनस u2, फिर गिरेगा क्या, इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आपने u2 को इधर ले आया, v1 को उधर ले गया, तो इसको एक और चीज आप देख सकते हैं, ये क्या है और ये क्या है, ये बेटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना, अप्रोच। ठीक है,
वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और ये है बेटा वेलोसिटी ऑफ, ये है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। देखिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब है आप यहां बैठ गए हो, M2 के ऊपर बैठ गए हो आप और M1 को देख रहे हो। तो M2 के ऊपर बैठने से M1 को देखने के बाद आपको M1 कितने वेलोसिटी से आता हुआ दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, U1 माइनस U2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। मतलब इस बार आप M1 पे बैठ के M2 को देखो कि कितने वेलोसिटी से वो आगे जा रहा है, मतलब सेपरेट हो रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये जो इंपॉर्टेंट क्वालिटी है बेटा सिर्फ एक ही टाइप ऑफ कॉलिजन में होता है, वो है इलास्टिक कॉलिजन, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। सिर्फ इलास्टिक कॉलिजन के लिए वैलिड होता है, सिर्फ इलास्टिक कॉलिजन के लिए ये वैलिड होता है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। या फिर उससे पहले भी आपको मैंने बताया कि किसी एक पार्टिकल का बिफोर और आफ्टर का कॉलिजन, ठीक है, बिफोर और आफ्टर जो भी कॉलिजन है, ठीक है, उस पार्टिकल का वेलोसिटी जोड़ दीजिए, आफ्टर भी जोड़ दीजिए, इक्वल होगा। उससे बेहतर यह है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। तो कभी भी कोई भी एक क्वेश्चन होगा, एक्चुअल में ये जो इलास्टिक कॉलिजन है बेटा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये जो इलास्टिक कॉलिजन है, इसको ध्यान से अगर हम देखते हैं तो अगर आप ध्यान से इसको देखते हैं इलास्टिक कॉलिजन को, तो ये मोस्ट मतलब कॉलिजन इन वन डायमेंशन है। ठीक है, ये जो है वो कॉलिजन इन वन डायमेंशन है। कॉलिजन इन वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है, अभी आपको समझा रहे हैं। इसको हम हेड ऑन कॉलिजन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम हेड ऑन कॉलिजन भी बोलते हैं। देखिए इलास्टिक कॉलिजन पढ़ रहे हैं ना हम लोग, इसको हम हेड ऑन कॉलिजन भी बोलते हैं। हेड ऑन कॉलिजन का मतलब क्या है, एक बॉडी और दूसरा बॉडी, अगर इन दोनों का वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में था, आफ्टर कॉलिजन भी इनका वेलोसिटी अगर उसी लाइन में है, उसी लाइन में जो लाइन इन लोगों का था उसी लाइन में अगर है, तो इसको हम बोलते हैं हेड ऑन कॉलिजन। या एक और नाम बोलते हैं कॉलिजन इन वन डायमेंशन भी इसको बोलते हैं हम लोग, कॉलिजन इन वन डायमेंशन ये भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बेसिकली हेड ऑन कॉलिजन बोलते हैं। हेड टू हेड मतलब इसका सेंटर और इसका सेंटर एक ही लाइन में होना चाहिए, इसका सेंटर और इसका सेंटर एक ही लाइन में होना चाहिए। बस ये समझ लीजिए कि टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों पार्टिकल्स का जो भी वेलोसिटी होगा वो एक ही लाइन में होना चाहिए। लाइन जो पहले लाइन था उसी लाइन में, ऐसा नहीं कि इधर भाग गया इधर भाग गया, तो फिर इसको हेड ऑन कॉलिजन हम लोग नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इलास्टिक कॉलिजन में आपको जब भी क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, जब भी इलास्टिक कॉलिजन में क्वेश्चन बनाना है तो आपको क्या करना है, दो चीज अप्लाई करना है। फर्स्ट तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर दीजिए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब क्या है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अप्लाई कर दीजिए। दूसरा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू, है ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये दोनों अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, ये दोनों जैसे आप अप्लाई कीजिएगा, मतलब इसको क्या है, U1 माइनस U2 इक्वल टू V2 माइनस V1, ये जैसे ही ये अप्लाई कीजिएगा दो इक्वेशन आएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग पॉज करके, पूरा समझ में आएगा आप लोगों को अभी कैसे क्वेश्चन बनाना है। देखिए देखिए क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए मान लेते हैं यहाँ पे, देखिए एक बॉडी है, मान लीजिए 2 kg का एक बॉडी है, इधर जा रहा है कुछ 4 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ एक 1 kg का बॉडी है और ये इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। ये बिफोर कॉलिजन है। आफ्टर कॉलिजन में क्या है, ये 2 kg का बॉडी, ठीक है, का वेलोसिटी मान लेते हैं v1 है, और ये 1 kg का जो वेलोसिटी है उसका वेलोसिटी मान लो हो गया v2।
अब हमको क्वेश्चन में दे रखा है ये बिफोर कॉलिजन हो गया, बिफोर कॉलिजन, ठीक है, और ये आफ्टर कॉलिजन हो गया, आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। अब यहां पे देखिए आपको क्या रहेगा, यहां पे क्या रहेगा, आपसे बोलेगा फाइंड द वैल्यूज ऑफ V1 एंड V2 व्हेन, ऐसे लिखेगा, व्हेन द कॉलिजन इज इलास्टिक, व्हेन द कॉलिजन इज इलास्टिक। जैसे आपने देख लिया ना कि कॉलिजन कैसा इलास्टिक है, तो तुरंत से आपको अप्लाई करना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले अप्लाई कीजिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई मत कीजिएगा, उसमें लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। अरे यार, ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब क्या हो गया हमारा, इनिशियल मोमेंटम या फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम अप्लाई करेंगे। अब फाइनल मोमेंटम देखो क्या लिखेंगे, 2 इंटू V1 प्लस 1 इंटू V2 इज इक्वल टू, इनिशियल मोमेंटम देखो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3। मोमेंटम समझ रहे हो ना, मास इंटू वेलोसिटी। ऐड क्यों करें, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, अगर ऑपोजिट में होता तो माइनस करते, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है, ये हो गया 2V1 प्लस V2 इज इक्वल टू, यहाँ 8 प्लस 3 क्या हो गया, 8 प्लस 3 11। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। दूसरा जो है वो हम वही अप्लाई करेंगे, वेलोसिटी ऑफ, दूसरा अप्लाई करना है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखिए क्या है, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू, देखिए ये क्या है, 4 माइनस 3, तो यहां से आ गया V2 माइनस V1 इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 इसके नीचे लिख देते हैं, 2V1 प्लस V2 इक्वल टू 11। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, एक काम करते हैं, माइनस कर देते हैं, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, तो V2 खत्म हो गया। अब देखिए माइनस 2V1 माइनस V1 हो गया, माइनस 3V1 इज इक्वल टू क्या हो गया, आप ध्यान से देख सकते हैं, यहां हो गया माइनस 10, ठीक है। ऐड कर रहे हैं हम लोग, है ना, साइन चेंज करके हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ गया माइनस माइनस खत्म हो गया, सो V1 इक्वल टू आ गया 10/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10/3 मीटर पर सेकेंड। अब V2 निकालना है तो किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए। तो देख लीजिए आप, V2 इक्वल टू है वहां पे 1 प्लस V1 लिख सकते हैं इसको, तो 1 प्लस V1 की जगह पे आप लिख सकते हैं 10/3, तो ये हो गया 13/3 मीटर पर सेकेंड। देखिए तो V2 भी आ गया, V1 भी आ गया। तो इस तरह से इसके हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सबको।